तो मधेपुरा में दो युवकों के अपहरण और फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों अपहृत युवकों को सकुशल बरामद कर लिया है और दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जाल बिछाया। इसी बीच अपराधियों ने फिरौती की रकम लेकर परिजनों को कॉलेज चौक स्थित सिटी कार्ड मॉल के पास बुलाया। पुलिस पहले से ही सादा वर्दी में मौके पर तैनात थी। जैसे ही एक बदमाश अपराध को लेकर फिरौती लेने पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे अपराध को भी बरामद कर लिया है। कॉलेज से लौटने के क्रम में दो आदमी को फिरौती हेतु अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर एसपी साहब के निर्देश पर टीम गठित किया गया और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधी को बरामद कर लिया गया है तथा इसमें दो अपराधकर्मी जो संलिप्त थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और खबर आरा से, जहां मामूली विवाद में युवक ने अपने ही जीजा के छोटे भाई को गोली मार दी। घटना करनामेपुर थाना क्षेत्र की है। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी खबर आरा से, जहां मामूली विवाद में युवक ने अपने ही जीजा के छोटे भाई को गोली मारी। घटना करनामेपुर थाना क्षेत्र की है। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिनका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगली खबर नालंदा से, जहां पुलिस ने साइबर ठग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कतरी सराय थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन समेत कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए। कतरी सराय को प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो हैं ये हिमालयन हेली सर्विस के नाम पे 4 धाम यात्रा करवा रहे हैं और लोगों की बुकिंग करने के नाम पे साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। तो जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया और उनके निर्देश में मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और छापेमारी करते हुए कतरी सराय थाना अंतर्गत सुंदरपुर से 4 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। और कैमूर से बड़ी खबर है, दुर्गावती नदी किनारे 2 सूटकेस मिले हैं। सूटकेस में शरीर के कटे हुए अंग मिले हैं। एक बच्चा और एक वयस्क के हैं ये टुकड़े। कैमूर एसपी मामले की जांच में जुटे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच जारी है। बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर पुलिस जांच में जुट गई है। कैमूर से ये तस्वीरें देखिए। दुर्गावती नदी किनारे 2 सूटकेस मिले। सूटकेस में शरीर के कटे हुए अंग थे। एक बच्चा और एक वयस्क के टुकड़े बताए जा रहे हैं। कैमूर एसपी मामले की जांच में जुटे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की भी जांच जारी है। बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर लिए गए, इकट्ठा कर लिए गए। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। हम लोगों द्वारा देखा गया कि ये कुछ बॉडी के पार्ट यहाँ पर तैर रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम आई है, फॉरेंसिक टीम है, फोटोग्राफिक टीम है, और हम लोगों ने बॉडी के अलग अलग पार्ट यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। इसमें अभी हमारे जिला से तो किसी तरह की मिसिंग की कोई सूचना नहीं है। हम लोग इसको अपने बॉर्डरिंग जिला में इसकी खबर भेज रहे हैं, खबर कर रहे हैं। इसका चौरसिया पुल भी बोलते हैं हम लोग। यहीं से दुर्गावती नदी निकलती है इसी पुल के नीचे से, और यहाँ पर 2 डेड बॉडी है, और दोनों डेड बॉडी जो है एक बच्चे का है और एक वयस्क का है, और दोनों को काटा हुआ है। और इसके अलावा 1-2 सूटकेस और भी है, जहाँ यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि संभावना है कि उसमें भी कुछ बॉडी हो सकती है। घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई है, और अपराधी जो भी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लगभग 200 की आशंका जारी है। और कुछ भी है साथ में? सूटकेस मिला हुआ है, कुछ बोरी में है, तो प्रशासन आ रही है, उसकी टीम आ रही है। अब टीम निकाले जो होगा, लेकिन ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और गोपालगंज में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया। जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट परिसर में सालों से कब्जा की गई जमीन को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खाली कराया।
कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में प्रशासनिक टीम तैनात रही। प्रशासन ने 2 जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और जमीन को कब्जा मुक्त कराया। का एक्शन शुरू हो चुका है। गोपालगंज का ये कोर्ट कैंपस परिसर है और यहाँ पर भी अवैध अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर से एक्शन इस वक्त शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से जेसीबी और बड़ा जेसीबी लगाकर इस वक्त अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और कोर्ट कैंपस के पास ये अवैध अतिक्रमण किया गया था और लंबे समय से अतिक्रमण किए गए इस जमीन को इस वक्त खाली कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर इस वक्त जिला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है और अतिक्रमणकारियों की एक सूची बनाई है और एक एक अतिक्रमण किए गए जमीन को इस वक्त खाली कराने का काम भी शुरू हो चुका है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो चलिए अब बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो बिहार में जल्द ही विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का बिगुल बजने वाला है। 28 जून को 9 सीट खाली होने जा रही हैं, जबकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 1 सीट पहले से ही खाली है। ऐसे में इन सभी 10 सीटों पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है और 28 जून से पहले सभी 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव कर लिया जाएगा। अब बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कला संस्कृति का मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अश्लील भोजपुरी गानों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि अश्लील, जातिगत और रंगदारी वाले गानों पर पूरे तरह से रोक लगाई जाएगी। भोजपुरी गायक छोटू छलिया ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि ऐसे गानों से समाज पर गलत असर पड़ रहा है। उन्होंने अश्लील गाने रिलीज करने वाले प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई की मांग की। कलाकारों ने समाज हित में पारिवारिक और संस्कारी गीतों को बढ़ावा देने की अपील की है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी को इस पे ध्यान देना चाहिए कि अभी के डेट में कोई अश्लील गाने नहीं बज रहे हैं। अभी कौन सा गाना बज रहा है, वो मंत्री बने हुए हैं और खास करके बिहार के रहने वाले हैं प्रमोद महाजन जी, तो उनको प्रमोद चंद्रवंशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि अश्लील गाने नहीं बज रहे हैं। आप बढ़िया से इसको गहन से एक बार सोचिए क्या बज रहा है। अब इसको दोषी एक आदमी थोड़ी ही जिम्मेदार होता है, इसमें सभी आदमी दोषी, सुनने वाले, बजाने वाले, गाने वाले, इसको रिलीज करने वाले। पहले अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद आप मानते हैं कि इससे समाज में दोष फैल रहा है? बिल्कुल भी लगातार जातिगत गाना आ रहा है। ये नहीं है कि केवल एक सिंगर गा रहे हैं, सारा के सारा सिंगर लोग जातिगत गाना गा रहा है, जातिवाद कर रहा है लोग। आप एक तो उंगली नहीं उठा सकते हैं कि एक ही सिंगर जातिवाद कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री का सिंगर जातिवाद कर रहा है। तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है, हम रोक लगना चाहिए। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, सम्राट सरकार में प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। बिहार में 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। परेश सक्सेना डीजी असैनिक सुरक्षा बनाए गए हैं, तो निर्मल कुमार आजाद को डीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। सुधांशु कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अतिरिक्त प्रभार एडीजी यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अमित कुमार जैन को एडीजी ईओयू बनाया गया है। नैयर हसनैन खान को एडीजी बीएसएपी बनाया गया, तो वहीं डॉक्टर कमल किशोर सिंह को एडीजी रेलवे की जिम्मेदारी दी गई। अमित लोढ़ा को एडीजी तकनीकी सेवाएं एवं संचार अतिरिक्त प्रभार एडीजी सुरक्षा बनाया गया है, तो अमृतराज को एडीजी साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई और विकास वैभव को आईजी मगध रेंज गयाजी बनाए गए हैं। तो पटना से यह बड़ी खबर है, बिहार में 11 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी फेरबदल किया गया है। संजय सिंह और लोकेश कुमार सिंह बने हैं मुख्यमंत्री के सचिव, कुमार रवि बने हैं स्वास्थ्य सचिव, संतोष मल्ल को आपदा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। लोकेश कुमार सिंह को सचिव पर्यटन विभाग बनाया गया है। संजय कुमार सिंह को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह को स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली का प्रभार दिया गया है। चंद्रशेखर को जल संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल पदभार संभालने के बाद विभाग की पहली समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। यह समीक्षा बैठक कल होगी। लंबे समय तक चली हड़ताल के कारण कई मामले लंबित हैं, जिसे स्पेशल ड्राइव चलाकर जल्द पूरा किया जाएगा। कल हमें बैठना है, फिर विभाग किस परिस्थिति में है, क्या क्या अभी काम करना है, कल हम उसकी समीक्षा करेंगे। तब तक मैंने सभी पदाधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिया है कि जो अभी हड़ताल लंबे समय से चल रहा था, तो बहुत मामला म्यूटेशन का, परिमार्जन का काफी लंबित है, और उस लंबित मामले को स्पेशल ड्राइव चला करके कैसे जल्द से जल्द लोगों को और उसका काम पूरा कर सकें, इसका जो है पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है, जिससे कि आम जनता को तुरंत सुविधा प्राप्त हो। और अब देश विदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी साथियों के संग विश्वासघात करती है। तमिलनाडु की राजनीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की साथी डीएमके का साथ छोड़कर सत्ता के लिए टीवीके के साथ चली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर डीएमके को धोखा देने का आरोप लगाया। कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला, और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ? जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। और तमिलनाडु के लिए आज का दिन बेहद खास है, बेहद अहम है, क्योंकि तमिलनाडु को आज उनका 9वां मुख्यमंत्री मिल गया। टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान चेन्नई में जबरदस्त उत्साह देखा गया। विजय के शपथ ग्रहण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मौजूद रहे। विजय की शपथ से पहले सड़कों पर नेहरू स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों का जनसैलाब नजर आया। 59 साल बाद पहली बार तमिलनाडु में गैर डीएमके एआईएडीएमके सरकार बनी है। इसके साथ ही राज्य की 2 प्रमुख द्रविड़ पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके के लगभग 6 दशकों से चले आ रहे बारी बारी के शासन का अंत हो गया। मुख्यमंत्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें टीवीके के कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं। विजय एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कांग्रेस एक सहयोगी के रूप में शामिल है। शपथ ग्रहण के बाद विजय खुद मंच से सेल्फी लेते नजर आए। और मुख्यमंत्री बनते ही सी जोसेफ विजय ने 3 बड़े फैसले लिए हैं, जो उनकी चुनावी मैनिफेस्टो में भी शामिल थे। विजय ने सबसे पहले तमिलनाडु में अब से 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। ड्रग्स से निपटने के लिए एसटीएफ का गठन किया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का भी गठन कर दिया गया है। और हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा पर भरोसा जताया गया है। उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का प्रमुख चुन लिया गया है। पर्यवेक्षक बनकर गुवाहाटी पहुंचे जेपी नड्डा ने हिमंता का नाम का ऐलान किया। 12 मई को सीएम पद की शपथ होनी है, जिसमें एनडीए के कई बड़े नेताओं के पहुंचने की संभावना है। हिमंता दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनेंगे।
और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन ही केरलम के भी चुनावी नतीजे आए, जिसमें लेफ्ट सरकार को हटाते हुए यूडीएफ ने सरकार बनाई। लेकिन केरल में सीएम पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान लगातार जारी है, जिसकी वजह से अब तक सीएम फेस को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। हालांकि सीएम फेस को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक भी हुई, जो बेनतीजा रही है। खबर है कि वेणुगोपाल, सतीशन और चिन्नीथल्ला सीएम पद की रेस में है। केरल में अपने अपने चहेतों को लेकर होर्डिंग और नारेबाजी के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रही है, जिससे राहुल गांधी नाराज हैं। और रक्षा के क्षेत्र में डीआरडीओ ने एक और कामयाबी हासिल की है। भारत ने अपग्रेडेड अग्नि मिसाइल का सफल ट्रायल किया है, जो MIRV तकनीक से लैस है। यह मिसाइल हिंद महासागर में कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने की क्षमता रखती है। इसका ट्रायल 8 मई को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस परीक्षण की खास बात यह रही कि मिसाइल ने कई पेलोड्स के साथ उड़ान भरते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मौजूद अपने कई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक टारगेट किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि MIRV एक खास तरह की तकनीक है, जो एक ही मिसाइल से अलग अलग दिशाओं में कई टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम होती है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी खबर मिल रही है। पाकिस्तान के बन्नू में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। हमलावरों ने पहले बम ब्लास्ट किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी हमले में ड्रोन के इस्तेमाल की भी बात सामने आ रही। जिस जगह से यह हमला हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है और तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब खबरें खेल जगत से जुड़ी। आज शाम आईपीएल का बेहद अहम मुकाबला है। यह मुकाबला विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के बीच है। आरसीबी आज का मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में जल्द से जल्द पहुंचने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं मुंबई इंडियंस भी अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश करेगी। इस मुकाबले में रोहित और विराट दोनों आमने सामने होंगे। हेड टू हेड मुकाबले की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा आरसीबी पर भारी है। मुंबई ने 35 में से 19 मुकाबले जीते हैं, तो आरसीबी के हिस्से सिर्फ 16 जीते हैं। लेकिन फॉर्म की बात करें तो आरसीबी इस सीजन गजब की फॉर्म में है। इस सीजन के पिछले मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई को 18 रनों से शिकस्त भी दी थी। अब देखना होगा कि आज मैदान पर कौन किस पर भारी पड़ता है।